नमस्कार साथियों, जीवन में उन्नति करने के लिए अभ्यास और परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता के साथ हम लोग लेकर आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अधिकांश एग्जामों में, प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से सीधे हूबहू कॉपी पेस्ट होते हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार का अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या देश की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जीके लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसने मैं नास्तिक क्यों हूँ YINNH निबंध लिखा? किसने लिखा? तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये एक निबंध है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या जगह रखा है? रोशन सिंह, बी में भगत सिंह और सी में राम प्रसाद बिस्मिल, डी में है बटुकेश्वर दत्त। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है? तो शहीद आजम भगत सिंह है। और ये द पीपल समाचार में प्रकाशित हुआ था। ये रचना इन्होंने जेल में रहकर लिखी थी, लेकिन एक अखबार के माध्यम से प्रकाशित होता है मैं नास्तिक क्यों। और ये 1921 में प्रकाशित होता है। इन्हें फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1921। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक हैं शहीद आजम भगत सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ऑप्शन ए में है अरबी भाषा, बी में तुर्की भाषा, सी है फारसी भाषा और डी है मंगोल भाषा। तो जो तुजुक ए बाबरी है, ये क्या है? एक आत्मकथा है। आत्मकथा है और इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा। अगला है 2011 से संबंधित जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग डैश का कितना था? ऑप्शन ए में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और बी में है 353, सी में है 402 और डी में है 428। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग घनत्व था इसका। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी है मुंडक उपनिषद, डी है भागवत गीता
सी है भगवत गीता और डी है मत्स्य पुराण। तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्य में जयते, सत्य की सदा विजय हो। तो ये किस उपनिषद से है? तो मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्य में जयते, सत्य की सदा विजय हो। और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से आप लोगों का फ्रेंड कोई बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहा है? आज से शुरू हो गया है। आज किसी का था? अभी आई नहीं है? हाँ, शाम तक आ जाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक आते हैं प्रश्न वहाँ से, हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस स्पेशल भी हम लोग चला रहे हैं। तो कितने कम अंक गिरे हम लोग लेकर आएंगे उससे, और सीधे भिड़ जाते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप लोगों को पता है? तो ये है ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। तो ये किसमें, किस अनुसूची में जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए में है 8वीं अनुसूची, बी में है 9वीं अनुसूची, डी में है 10वीं अनुसूची, और सी में है 10वीं अनुसूची, और डी में है 11वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो कौन सा होगा? 11वां अनुसूची में 73वां, ठीक है, संशोधन करके क्या किया गया? तो जोड़ा गया उसे। किसे? तो 73वां संविधान संशोधन, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, चलिए। वही 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो कुल 22 भाषाएं हैं। वहीं मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे संशोधन करते करते 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई हैं। क्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, इसे विस्तार में हम लोग वहाँ देखेंगे। हम लोग का उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी इसका है, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का। हाँ हाँ, कुल 12 अनुसूची है। पहले कितना था मूल संविधान में? मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान की बात की जाए पहले, अब पहले कितना अनुच्छेद था पता है आप लोगों को? 300, हाँ कितना था? 395 के आसपास अनुच्छेद था मूल संविधान में। फिर भाग कितना था? हाँ, अनुसूची कितनी थी? अनुसूची 8। भाग कितना था? हाँ 22। भाग कितना है अनुच्छेद? 416। हाँ 470 प्लस है। ठीक है, अनुसूची कितनी है? 12। भाग कितने हैं? 25। तो ये मूल संविधान में था और ये बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान की बात की जाए तो अनुसूची 8 थी, भाग 22 थे, लेकिन
मूल संविधान में उस समय कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितना है? 22 भाषाएं। ठीक है, हालांकि अब भोजपुरी को भी 22वीं अनुसूची के तहत जोड़ने की मांग की जा रही है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वालों की कमी नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा है। भोजपुरी कई देशों में भी बोला जाता है, आप लोगों को पता है? नहीं सर। मॉरिशस, सूरीनाम भोजपुरी बोला जाता है, वहाँ भी बड़े संख्या में। कई देशों में भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, नेपाल में भी जाइएंगे तो वहाँ भी, और बिहार में भी भोजपुरी बोला जाता है। यानी कि भोजपुरी बोलने और सुनने समझने वालों की संख्या बहुत है, तो 22वीं अनुसूची के तहत उसे शामिल करने की मांग की जा रही है। 8वीं अनुसूची के तहत अगर जुड़ जाता है तो कुल 23 भाषाएं हो जाएंगे, और 8वीं अनुसूची में जुड़ने के लिए सभी पैरामीटर पर भोजपुरी खड़ी उतरती है। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पेन दर्द कर रहा है। ठीक है, हिंदी में भी बोल देंगे दर्द कर रहा है, पीड़ा हो रहा है, लेकिन भोजपुरी में कई उसके शब्द है। ठीक है, दुखाता, पीड़ाता, पीटाता, कई प्रकार के, कम से कम अनगिनत शब्द होते हैं इधर। तो भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड कार्य करता है? कहा गया है भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड कार्य करता है? ऑप्शन ए में कृषि मंत्रालय, बी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में है महिला और बाल विकास मंत्रालय, डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड कार्य करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर क्या कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो खाद्य और पोषण बोर्ड कार्य करता है। छोटे छोटे चीज़ें हैं, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, आप लोग एक बार देख भी लेंगे तो वहाँ एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। लिखा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 143, बी में अनुच्छेद 150, सी में अनुच्छेद 138, डी में अनुच्छेद 140। सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों का बात कर रहा है, तो अनुच्छेद किसमें निहित है? तो अनुच्छेद डी में निहित है, 140। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग पॉलिटी के जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में जाएंगे तो अनुषंगिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 140 में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में बिहार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि इस वर्ष की बात कर रहा है। हाल ही में बिहार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है रघुवीर मलिक, बी में गणेश प्रसाद, डी में सुमन कुमार, और सी में सुमन कुमार, डी में है ये प्रयुक्त में से सभी। तो तीनों लोगों को बिहार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी वर्ष। तो तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे।
गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक और सुमन कुमार। तो तीन लोगों को मिला है। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी, या में से सभी। ठीक है, इन लोगों को क्या मिला है? बिहार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। यानी कि संगीत के क्षेत्र में ये लोग महारथी हैं और ये अनमोल रत्न है। आगे बढ़ते हैं। मेरा पर्सनल सलाह रहेगा आप लोग को, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आज खत्म हुआ है, 7 तारीख के आज। आप लोग आएगा तो अपने मित्रों के माध्यम से व्हाट्सएप में मंगवा ले, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, वो पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर आया हुआ है। और यही नहीं, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार पुलिस का, वो सीधे किस लेवल का रिक्वायर कर रहा है? एसएससी, एसएससी का इसके नेचर का प्रश्न बना रहा है। कौन? बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि इस लेवल का, इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बिहार पुलिस एग्जाम में जितने प्रश्न बन रहे हैं वो एसएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए एग्जाम आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिले आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आज 7 अगस्त है, आज पहला एग्जाम हुआ है, फिर 11 को होगा और 28 को खत्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली देश का प्रतिनिधित्व करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए में देखते हैं, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा। बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सी है धनात्मक आवेशित कणों द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा। डी है चुंबकीय अभिवाह। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली देश का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, असम के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तकों की चाल तितलियों और पक्षियों के समान होती है? असम के पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य है असम, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का एक अग्रणी और प्रमुख राज्य है। असम के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तकों की चाल तितलियों और पक्षियों के समान होती है? ऑप्शन ए में है बिहू, बी में है देवधानी, सी में है झूमर और डी में है बागुरुम्बा। ठीक है, बागुरुम्बा नहीं, बिहू तो 3 प्रकार का होता है और मुख्यतः वहाँ का जो नृत्य है वो तितलियों और पक्षियों की तरह नहीं होता है। बागुरुम्बा, ऑप्शन डी होगा बागुरुम्बा। और असम की एक ये जनजाति है ये, ठीक है, और इस जनजाति का नाम है बोडो। ठीक है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा? बागुरुम्बा। इन लोगों का जो नृत्य है ये तितलियों और पक्षियों की भांति रहता है। बिहू क्या है सर? बिहू भी असम का राजकीय त्योहार है। 3 प्रकार का होता है, माघ बिहू, भोगाली बिहू और कार्तिक बिहू। 3 प्रकार का बिहू होता है। ये असम का एक मुख्य त्योहार है। बिहू 3 प्रकार का है असम में। एक बिहू नहीं होता है, 3 प्रकार का बिहू होता है।
कार्तिक बिहू, माघ बिहू और भोगाली बिहू। ठीक है, 3 प्रकार का बिहू होता है, माघ बिहू, कार्तिक बिहू और भोगाली बिहू। ये भी असम का है, ठीक है, और ये भी असम का है। तो बागुरुम्बा असम की ही एक जनजाति है जिसका नाम है बोडो जनजाति, और इसे स्वायत्तता भी मिली हुई है। इन लोगों का अलग काउंसिल है, स्वायत्तता बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है इन लोगों को, संरक्षण। 8वीं अनुसूची में बोडो भाषा भी है, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें से एक बोडो भाषा है, और वो बोडो भाषा कहाँ का है? असम का है। असम का एक जनजाति है बोडो, ठीक है, बोडो जनजाति है। यहाँ पर उन लोगों के भाषा को संरक्षण करने के लिए 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ दिया गया, और उन्हीं लोगों द्वारा बागुरुम्बा नृत्य किया जाता है जो तितलियों और पक्षियों के समान होती है। तो हमारा सही उत्तर का ऑप्शन डी इसका है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है? भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में है तमिलनाडु, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है गुजरात। तो देख लेते हैं, तट रेखा की बात किया है तो पहले नंबर पर आएगा गुजरात, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, फिर ये यहाँ से आंध्रा तक एक रहेगा, आंध्रा से उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल। तो सबसे बड़ी तट रेखा की बात की जाए तो गुजरात है बड़ी, सबसे बड़ी। और यहाँ क्या पूछा है? बड़ी तट रेखा। यहाँ क्या पूछा है? दूसरी ना, ये बड़ी तट रेखा कौन हुआ? गुजरात हुआ। लेकिन दूसरी सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक है आंध्रा वाली। तो आंध्रा क्या है? दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। अगर सबसे लंबी और बड़ी तट रेखा की बात की जाए तो होगा गुजरात। और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाए तो होगा आंध्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे देश में पर पहना जाता है। मैंने कहाँ पहना जाता है? मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है। ऑप्शन ए में है कमर में पहना जाता है, बी में है कलाई में, डी में है कंधा पर, सी में कंधा पर और डी है सिर पर। तो मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है, इसे कहाँ पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। एक पारंपरिक पोशाक है, इसे कहाँ पहना जाता है? सिर पर, ना ये कमर में, ना कंधा पर और ना ये कलाई में, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, सिर पर पहना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड वेलेस्ली, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है विलियम बेंटिक और डी में है वारेन हेस्टिंग। तो भारत में गवर्नर जनरलों की बात की जाए तो प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, तो किसे जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनक माना जाता है। पुलिस व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक जो सिविल सर्वेंट होते हैं
प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। तो न्यायिक प्रशासन को बेहतर बनाने में, राज्य प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया। वो कौन थे? गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस बार अगर एग्जामों में बैठते हैं तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग छोटे छोटे चीजों को ही ध्यान देंगे। निम्नलिखित, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन लिचिक में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है इथेनॉल, बी में है तरल कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है हाइड्रोपराऑक्साइड, डी में है टेट्राक्लोरोथीन। तो इसमें क्या पूछा गया है? पदार्थ विरंजन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इथेनॉल नहीं होगा, ठीक है, तरल कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, टेट्राक्लोरोथीन भी नहीं होगा, होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सी सही होगा, सी इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, ठीक है, तट भी है, ये पड़ता है पूरा का पूरा खंबात की खाड़ी तक। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूछा है स्थित नहीं है गुजरात में? तो ऑप्शन ए में देखते हैं सिक्का बंदरगाह, बी है मुंद्रा बंदरगाह, सी है ओखा बंदरगाह और डी है दीघी बंदरगाह। तो सिक्का बंदरगाह तो है, ठीक है, मुंद्रा बंदरगाह भी है, गुजरात में स्थित है, ओखा बंदरगाह भी स्थित है, लेकिन दीघी बंदरगाह स्थित नहीं है। और यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दीघी बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी सीजीएल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सीधे यहाँ से प्रश्न भिड़ेंगे। आप लोग सिर्फ रिवीजन करते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। इसका मेन चीज़ें होंगी जब आप लोग जीएस को कवर करेंगे, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो और साइंस एंड टेक हो और साइंस हो, बात तब बनेगी वहाँ से। अगला देखते हैं। माहोरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में उड़ीसा, सी में हिमाचल प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो माहोरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और ये क्या है? पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। कौन? माहुरी। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। और उड़ीसा का लोकेशन कुछ यहाँ है, बंगाल के नीचे। चक्रवात आता है तो सबसे पहले यही राज्य प्रभावित होता है, बे ऑफ बंगाल में उठता है तो चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वप्रथम हिस्सा बना? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वप्रथम हिस्सा बना? ऑप्शन ए में है पुडुचेरी, बी में है दादर और नगर हवेली, सी में है सिक्किम और डी में है गोवा। तो सर्वप्रथम हिस्सा बना स्वतंत्रता के बाद वो कौन सा था? तो वो पुडुचेरी था। कब बना? तो 1954 में भारत का हिस्सा बनता है। धीरे धीरे अन्य टेरिटरी भी शामिल होंगे, फिर गोवा भी भारत में शामिल होगा, ठीक है। ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को भी अपने अंडर कर लिया जाएगा, फिर
सिक्किम भी होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वप्रथम हिस्सा कौन बना था? तो पुडुचेरी बना था 1954 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा उत्तर होगा ए, पुडुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूड़ी अरासू की शुरुआत किसने की? तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूड़ी अरासू की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती, बी है टी.एम. नायर, सी है पेरियार ए.बी. रामास्वामी, डी है नटसा मुदलियार। तो कौन थे तमिल साप्ताहिक पत्रिका जो कूड़ी अरासू के नाम से जानी जाती है, उसका शुरुआत किसने किया था? तो पेरियार ए.बी. रामास्वामी महोदय ने किया था। ऑप्शन सी इसका है हमारा उत्तर सी। ठीक है, पेरियार ए.बी. रामास्वामी। आगे बढ़े, चलिए। सुरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? ठीक है, पूछा गया है जो सुरमा या बराक नदी है कहाँ से निकलती है? मणिपुर पर्वत श्रृंखला से, बी मिजो पर्वत श्रृंखला से, सी पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला से, डी नागा पर्वत श्रृंखला से। तो नॉर्थ ईस्ट का एक हम लोग छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय और ये है असम। तो आप लोगों को पता होगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से होकर आता है? तिब्बत से होते हुए अरुणाचल में प्रवेश करेगा दिहांग, फिर असम में प्रवेश करेगा और धुबरी अंतिम जिला रहता है और यहीं से बंगाल में प्रवेश करेगा, बंगाल से सीधा बंगाल की खाड़ी में। इधर से कौन आएगी? हाँ, आएगी इधर से गंगा नदी। ये गंगा नदी यहाँ आकर क्या कहलाएगी? पद्मा। ये गंगा नदी यहाँ आकर क्या कहलाएगी? तो पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर क्या कहलाएंगे? ये तो जमुना। ठीक है, फिर मणिपुर से एक नदी निकलेगी। ठीक है, नदी आएगी इस तरह से, ये भी आकर मिलेगी। इसी का नाम क्या है? सुरमा, और इसे बराक नदी भी कहते हैं, जो मणिपुर पर्वत श्रृंखला से निकलकर आती है। ठीक है, और ये क्या बनेगी आकर? तो ये मेघना, और इसी नाम से जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगी। किस नाम से? मेघना। तीनों नदियाँ अंत में एक ही हो जाएगी। किस नाम से? मेघना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो इधर से जो बराक नदी आ रही है वो आकर यहाँ मेघना बन जाएगी और इसी नाम से बंगाल के खाड़ी में तीनों जल प्रवाहित कर देते हैं। तो ये मणिपुर के पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, सुरमा नदी, जिसे बराक नदी भी कहते हैं, और बहुत ही मुख्य नदी है नॉर्थ ईस्ट की। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो बराक नहीं है, बाकी कपिली, धनसिरी, कामे और पुठीमारी कई नदियाँ आकर मिलेगी ब्रह्मपुत्र में, लेकिन बराक नदी नहीं मिलती है, और ये अंत में आकर मिलेगी ब्रह्मपुत्र और गंगा को ले डूबेगी, मैंने अपना जल प्रवाहित कर देगी
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो क्या पूछा था, कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कौन? बराक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं आप लोगों को पता है? मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार पूछा हूं। मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितना हुआ करता था? पहले 7 में से किसे निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को निकालकर जो 31 में था इसे निकालकर 300 क्लोज ए में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने अधिकार है? मौलिक अधिकार 6। आप देख लेते हैं, यहाँ पूछा मौलिक अधिकार कौन नहीं है। ऑप्शन ए में संपत्ति का अधिकार, बी में संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी है आंदोलन की स्वतंत्रता, डी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो मौलिक नागरिकों का मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? हाँ, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है, ना कि ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए इसका है। आगे बढ़ते हैं। ये संपत्ति का अधिकार 21 में था, अनुच्छेद 21 में था। अब कितना में है? अनुच्छेद 300 क्लोज ए में डाल दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा कहा था, ठीक है। उसके बाद आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, किसमें? मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 8 सितंबर, बी है 16 सितंबर, सी है 12 सितंबर और डी है 6 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट? ऑप्शन ए में है बैडमिंटन, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल और डी है हॉकी। तो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। अगला देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार फोन कॉल की टेपिंग संविधान के अनुच्छेद देश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि फोन टेपिंग इत्यादि आप करना ये क्या? मौलिक अधिकार का हनन है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार फोन कॉल की टेपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए में है 21 अनुच्छेद 21, बी में अनुच्छेद 24, डी में अनुच्छेद 22 और सी में अनुच्छेद 22 और डी में अनुच्छेद
25 तो ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निहित है। और कॉइल टेपिंग के माध्यम से क्या होता है? किसी व्यक्ति का गरिमा कारगर होता है। तो किसका उल्लंघन करता है? किस अनुच्छेद का? तो अनुच्छेद 21 का। और इसी में क्या है? जीवन साथी चुनने का अधिकार है। चुनने का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने में, गरिमापूर्ण, ठीक है, गरिमापूर्ण में सभी आ जाते हैं। अपना जीवन साथी इसी अनुच्छेद के तहत आप चुन सकते हैं, अपना जीवन साथी, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी किस में है। और मौलिक अधिकार जो कॉइल टेपिंग की संबंधित चीजें हैं, तो ये भी किसका उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। आगे बढ़ते हैं। और ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। इसीलिए 18 साल एज होने के बाद पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है अगर लड़का लड़की राजी हो जाए तो, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो यहाँ क्या पूछा है, क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, यानी कि लेन देन वाली बात कर रहा है। वित्तीय प्रणाली तो एक ही संस्था है। ऑप्शन ए में IMF, बी में है AIIB, सी है FATF और डी है ADB। तो वित्तीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली एक ही है, जिसे कहते हैं IMF। और ये है FATF, तो उन देशों को भी सहायता देती है। लेकिन एक बार किसी देश के ऊपर अगर वो दृष्टि डाल दे तो उस देश का अर्थव्यवस्था चौपट कर सकती है, यानी कि ग्रीन सिग्नल में नहीं रह सकता, वो चला जाएगा ब्लैक में। जैसे कि पाकिस्तान जाने की संभावना है, क्योंकि आतंकवादियों का वित्त पोषित कौन करता है? पाकिस्तान, और हमेशा उस पर इसका तलवार लटकता रहता है। IMF। हाँ, इसका सही उत्तर होगा IMF। अगला प्रश्न को देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन, बी में जॉन एफ कैनेडी, सी में नेल्सन मंडेला और डी है कॉफी अन्नान। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किनकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी का आत्मकथा है। और ये किस देश की राष्ट्रपति थे बने? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत bड़ी भूमिका निभाई थी। कौन? नेल्सन मंडेला। और उन्हीं की आत्मकथा है कौन? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्जामों में अक्सर प्रश्न यहीं से आते हैं, देखते हैं। ये रहा हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में आते हैं। आप लोग SSC दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं, सीधे कॉपी पेस्ट छोटे। आप लोग रिवीजन करते जाएं, एग्जामों की तैयारी में लग जाएं, मेहनत करते चलें, आगे बढ़ते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।